Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. अब आगे बढ़ते हैं और हम सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। कूड़े की बात करते हैं, जो हमारा कूड़ा है ना, तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, है ना, जो हमारा घर से निकलता है, ऑफिस से निकलता है, स्कूल्स वगैरह से निकलता है, हॉस्पिटल से जितना भी वेस्ट निकलता है उसको हम बोलते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, है ना। जो म्यूनिसिपल जहाँ हम रहते हैं वहाँ से जो वेस्ट निकलता है उसको हम बोलते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। मतलब म्यूनिसिपल वेस्ट, और वो अगर सॉलिड हो तो वो सॉलिड वेस्ट हो जाता है ना। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है फूड, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, रबर, लेदर, टेक्सटाइल, ये सब आता है इसमें, ठीक है। फिर एक और चीज़ आती है सैनिटरी लैंडफिल्स। तो सैनिटरी लैंडफिल्स क्या होता है, जैसे दिल्ली में आपने कूड़े का घर देखा होगा ना, वहाँ पे खूब बड़ा जो है कूड़े का गार्बेज टाइप है, उसको हम बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल। तो सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है, इसमें मिट्टी को खोदा जाता है और वहाँ पे हर दिन आके कूड़ा डंप कर दिया जाता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जलाने की वजह से वहाँ पे उसको डंप कर दिया जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या है, क्यों ये ओपन बर्निंग को हटा के जब इन्होंने सैनिटरी लैंडफिल्स लाए, तो इसमें दिक्कत क्या है। इसमें दिक्कत है कि यार कुछ कुछ बहुत सारे जो, अब ये कूड़े में तो बहुत चीज़ें होंगी ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी होगा, है ना, हजार्डियस सीरेंजेस भी होंगी। तो ये सब क्या होता है, ये सब जब डिग्रेड होता है ना, तो जो केमिकल्स वगैरह निकलते हैं वो ग्राउंड वाटर में सीप कर जाते हैं और वही पानी तो हम पीते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। देयर इज़ अ डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल्स फ्रॉम दीज लैंडफिल्स पॉल्यूटिंग द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, है ना। अब हम इसको जो वेस्ट है उसको कैटेगराइज कैसे करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो बैक्टीरिया जिसको डिकम्पोज कर दे, रिसाइक्लेबल जिसको हम रिसाइकिल कर पाएँ, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको बैक्टीरिया डिग्रेड नहीं कर सकता, है ना। तो जितने भी ई वेस्ट वगैरह होते हैं उनको हम लैंडफिल्स में बरी करते हैं और इससे रेडिएशन आने का भी चांसेस रहते हैं, ना। ओवर द अब जैसे जो इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्रीज, तो जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं जैसे यूएस, वो क्या करती हैं, उनका जो ई वेस्ट निकलता है ना वो खुद प्रोसेस नहीं करती हैं, वो इन गरीब कंट्रीज़ को दे देती हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें से जो बचा कुचा होता है, सिल्वर, गोल्ड, ये सब निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ा मार्केट है, बाय द वे, बहुत बड़ा मार्केट है ये वेस्ट रिसाइकलिंग का, ठीक है। बाहर से वेस्ट आता है और उसको रिसाइकिल करते हैं और उसमें से जो गोल्ड, सिल्वर, ये सब निकलता है ना, ये बहुत ज़्यादा मार्केट है इसका। तो ओवर हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलप वर्ल्ड आर एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग कंट्रीज, मेनली टू चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। वेयर मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल एंड गोल्ड आर रिकवर्ड ड्यूरिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस, तो इसको रिसाइकिल करते हैं। Unlike the developed countries which have specially built facilities for recycling of e-waste, recycling in developed countries often involves manual participation। इसमें हम ऑब्वियसली कोई ऐसा मशीन तो है नहीं हमारे पास जो इससे हम ये करें, तो मैनुअल लेबर इसमें इन्वॉल्व होता है। तो फिर क्या होता है, रेडिएशन वो वर्कर्स जो होते हैं उनका रेडिएशन टू एक्सपोज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एक केस स्टडी के बारे में बात करते हैं जिसमें प्लास्टिक वेस्ट का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो आपने अभी देखा होगा कि जो प्लास्टिक है वो रोड्स बनाने में यूज़ हो रही है ना। तो ये कहाँ से आया था, ये बेसिकली एक अहमद खान हैं बैंगलोर के, जिन्होंने पॉली ब्लेंड को डेवलप किया था प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए। तो पॉली ब्लेंड बेसिकली क्या है, इसमें हम जो भी प्लास्टिक वेस्ट होता है ना उसको हम पाउडर फॉर्म में कर देते हैं और फिर उसको हम बिटुमिन से मिक्स कर देते हैं। तो जो रोड होती है वो बिटुमिन से बनती है ना, तो बिटुमिन में हम वो जो प्लास्टिक का पाउडर है उससे हम मिक्स कर देते हैं और रोड ले करते हैं। और जब ये इन्होंने ऐसा किया तो इनको ऐसा दिखा कि भाई इसका जो वाटर का स्ट्रेंथ है और लाइफ है वो भी ज़्यादा है, मतलब पानी का सीपेज नहीं हो रहा है, गड्ढे नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ये सब इसका स्ट्रेंथ भी बढ़ गया उस चीज़ से। तो ये केस स्टडी है, तो ये आप मेंस वगैरह में कोट कर सकते हो, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की बात करते हैं। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है कि भाई देखो, अर्थ है, ठीक है। अर्थ में जो रेडिएशन आते हैं सन से वो होते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशंस। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन तो अर्थ अलाउ कर देती है, बट जब रिफ्लेक्ट होकर ये वापस जाते हैं तो इसका जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो इसको ट्रैप कर लेता है लॉन्ग वेव रेडिएशंस को और वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। इससे क्या होता है, इससे अर्थ वार्म रहता है, मतलब इतना टेम्परेचर रहता है अर्थ का कि
बेसिकली लाइफ सपोर्ट हो पाए, नहीं तो क्या होगा, बहुत लाइफ जो अर्थ है वो बहुत ही ठंडी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये करता कौन है, ये रिफ्लेक्ट बैक करता कौन है? ये रिफ्लेक्ट बैक करती हैं गैसेस, जो जिसको हम बोलते हैं, ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, N2 हो गया, है ना, ये सब गैसेस करती हैं बेसिकली। सो विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन -18 डिग्री सेल्सियस रादर देन अ प्रेजेंट 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट तो अच्छी बात है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है ना, ये जो अर्थ है इसमें से ये जो रिफ्लेक्ट बैक होती है रेडिएशन, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन सन की आती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और यहाँ ट्रैप हो जाती हैं। इसी वजह से ये गर्म होती है अर्थ। ये करती कौन है? ये करती हैं गैसेज, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, जो कि हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, है ना, और N2O। अब ये जितना लेवल एटमॉस्फेयर में लेवल है वो एप्ट था अर्थ पे नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बट हम क्या कर रहे हैं, एमिशन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, पेड़ों को काट रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, ये जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का ये बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा लेवल बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का उतना ज़्यादा ये रिफ्लेक्ट करेगी और उतने ज़्यादा रेडिएशन को ट्रैप करेगी। तो उससे क्या हो रहा है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो रेडिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैप हो रहे हैं अर्थ में। ठीक है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उस वजह से क्या हो रहा है, उस वजह से अर्थ हीटअप हो रही है ना। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि भाई फॉसिल फ्यूल्स को हम जलाना बंद कर दें, है ना, एफिशिएंसी इंप्रूव करें, ट्रांसपोर्ट हम रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करें, है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को हम एमिट करें, है ना, ट्रीज़ को प्लांट करें, डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करें, यही सब है ना, यही सब मेथड्स हैं इसके। फिर आता है तीसरा कंसेप्ट ओजोन डिप्लीशन का। तो ओजोन बेसिकली जो है वो हमको प्रोटेक्ट करती है किससे? यूवी रेडिएशन से, है ना, जो सन की यूवी रेडिएशंस होती हैं उससे हमको ओजोन प्रोटेक्ट करती है। अब ये डिप्लीट होगी तो क्या होगा, यूवी रेडिएशंस अंदर आने लगेंगी और उससे फिर स्किन कैंसर वगैरह वाली चीज़ें होती हैं। तो ओजोन सबसे पहली बात मिलती कहाँ है हमको? स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, यूवी रेस हमको बचाती है ना। और इसकी ओजोन की हम थिकनेस कैसे मेजर करते हैं? डॉप्सन में, मतलब डॉप्सन एक यूनिट है जिससे हम ओजोन का जो थिकनेस है, कितनी थिक है ओजोन की लेयर, उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो अभी एक ओजोन होल का भी कंसेप्ट है। लोगों को लगता है ये छेद हो गया अंटार्कटिका के ऊपर, ये छेद नहीं है ना। ओजोन होल इज़ नॉट अ होल, एक्चुअली में ये होल नहीं है। इट्स एक्चुअली कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिन हो गई है। जैसे मान लो इतनी थिकनेस है ओजोन की, है ना, तो अंटार्कटिका के ऊपर जो ये थिकनेस है ये बहुत कम हो गई है। इसी को हम लोग बोलते हैं ओजोन होल, है ना। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं ओजोन होल। ऐसा मत समझ लेना होल है जिससे यूवी रेडिएशन अंदर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो ओजोन की लेयर बेसिकली अंटार्कटिका के ऊपर बहुत थिक है, जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। उस वजह से क्या हो रहा है, यूवी रेडिएशन ज़्यादा पास हो रही है ना। तो ओजोन जो है वो बनती कैसे है? ठीक है, हाउ इज़ ओजोन फॉर्म? तो ओजोन ऐसे बनती है कि भाई जो अपना ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उस पर सनलाइट आती है और ये ऑक्सीजन को बेसिकली दो ऑक्सीजन के एटम्स में डिवाइड कर देती है। फिर ये जो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं फिर अगेन ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, ये बना देते हैं ओजोन। ठीक है, तो पहले सनलाइट आती है ना, पहले सनलाइट आती है, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तोड़ती है दो ऑक्सीजन के एटम्स में, फिर एक ऑक्सीजन एटम जो है वो जाके फिर से ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और इसको हम बोलते हैं ओजोन। ठीक है, तो ये बेसिकली नेचुरल प्रोसेस है ओजोन बनने का। ठीक है, अब इस बैलेंस को अगर हम ख़राब करेंगे, अगर हम इस चीज़ को ख़राब करेंगे तो क्या होगा, ओजोन लेयर डिप्लीट होगी। तो ओजोन लेयर एंड में बन कैसे रही है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जब वो ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन कर रहा है ना, अगर हम इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हटा दें, ये जो ऑक्सीजन का एटम है उसको हटा दें, क्या करके, क्लोरीन डाल के। तो जो हम CFCs वगैरह एमिट करते हैं उसमें क्या रहता है, क्लोरीन रहता है। क्लोरीन क्या करता है, इससे रिएक्ट कर जाता है और ClO बना देता है। इस वजह से क्या होता है, ओजोन बन नहीं पाती है, तो इसीलिए वो डिप्लीट हो जाती है। समझ में आ रहा है? इस टाइप से ओजोन का डिप्लीशन होता है ओजोन लेयर में। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार। तो यूवी नाइट्रेटाइज जैसे मैं बता रहा था, है ना, ऑक्सीजन को उसने O में बदल दिया, है ना, फिर ये ऑक्सीजन जो है वो अगेन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बनके उसने ओजोन बना दिया। ठीक है, अच्छा ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी होता है ना, फिर से इसके ऊपर सनलाइट आती है तो फिर से ये ऑक्सीजन और O एटम में बदल जाती है और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। नेचुरल डिस्ट्रक्शन और नेचुरल फॉर्मेशन होता है। बट जब हम CFCs एमिट करने लगते हैं, जब हम CFCs एमिट करने लगते हैं तो क्या होता है, CFCs में होता है क्लोरीन। क्लोरीन बेसिकली ओजोन के मॉलिक्यूल को अटैक करता है और यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल देता है। और ऑक्सीजन को जैसे ही निकालता है तो क्या होता है, ये ओजोन का वो जो मॉलिक्यूल है वो डिप्लीट हो जाता है ना, और बाकी जो फ्री ऑक्सीजन है वो क्लोरीन से कंबाइन कर जाता है। और ये जो क्लोरीन होता है ना, ये जो क्लोरीन एटम होता है ये खुद कंज्यूम नहीं होता है, ये बस क्या करता है, ये सिर्फ ओजोन को तोड़ देता है। मतलब जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन ओजोन को तोड़ देता है, किस में, क्लोरीन ओजोन से रिएक्ट करके ClO बना देता है और फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है इसको।
और फिर ये वाला जो रिएक्शन है ना ClO, ये फिर से टूट जाता है Cl और O में। तो ये क्या है, ये यूटिलाइज नहीं होता है, तो ये परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट है बेसिकली, उधर रहता ही है, फिर दूसरी ओजोन के मॉलिक्यूल को ख़राब कर देगा ये, है ना। तो इस टाइप से क्या होता है, ये जो क्लोरीन वगैरह होता है ये बेसिकली इसको डेप्लीट कर देता है। समझ में आ गया। तो UVB जो है, UVB 3 टाइप की होती हैं, UV रेज में 3 टाइप की होती हैं, A B C, ठीक है, A B एंड C, ये 3 टाइप की UV रेज होती हैं। तो UVB जो है डैमेजेस DNA एंड म्यूटेशन में ऑकर, तो UVB जो है वो हार्मफुल होती है, A और C इतनी हार्मफुल नहीं होती है ना। तो ह्यूमन आई में जो है वो कॉर्निया जो है दैट एब्जॉर्ब्स UVB रेडिएशन एंड हाई डोज ऑफ UVB कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस। तो UVB रेडिएशन से क्या हो जाता है, स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट, ये सब हो जाता है ना। इससे क्या होता है, हमारा जो कॉर्निया है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है। अब ओजोन लेयर को बचाने के लिए, ओजोन लेयर्स ओजोन लेयर डिप्लीशन को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल आया था जिसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में और ये प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1987 में, ताकि हम जो ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं जैसे ये CFC जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम से निकलते हैं और जो ACs वगैरह से निकलते हैं ना, इसको हम क्या कर पाएँ, इसको हम बचा पाएँ। सो दैट वॉज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद हम आगे डिग्रेडेशन और इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन और डिग्रेडेशन, हम रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो हमको पता ही है उससे क्या क्या होता है। पहला है सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। सॉइल इरोजन तो आपको पता ही है क्या होता है। सॉइल इरोजन, जब सॉइल जो है वो ख़राब हो जाए, वहाँ का इरोड हो जाए, है ना, मिट्टी ख़राब हो जाए, और वो कोई जब मिट्टी ख़राब हो जाती है तो क्या होती है, कोई इस पर प्लांट लाइफ आ नहीं सकती, और प्लांट लाइफ नहीं आ सकती तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। मतलब डेजर्ट टाइप एरिया बन गया, कोई प्लांट लाइफ आ ही नहीं रही है ना। तो ये किससे किससे हो सकता है, सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन। ये हो सकता है ओवर कल्टीवेशन से, ओवर ग्रेजिंग से, है ना, डिफॉरेस्टेशन से, पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस से, है ना। तो और जो हम स्लैश एंड बर्न वाली टेक्निक करते हैं उससे भी होता है, ठीक है। स्लैश एंड बर्न से नहीं होता है, स्लैश एंड बर्न से तो एक्चुअली फर्टिलिटी भी बढ़ती है उसकी, बट ये जो हम पैचेस क्लियर करते हैं ना, काटते हैं सॉरी पैचेस जो काटते हैं उससे भी सॉइल इरोजन होता है। तो दूसरा क्या प्रॉब्लम है इसमें, वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी, ठीक है। तो वाटर लॉगिंग क्या आता है, जब खूब सारा पानी आप डाल देते हो ना, ओवर इरीगेट कर देते हो, तो पानी क्या करता है, ब्लॉक कर देता है सॉइल को। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन वगैरह नहीं आ पाता है अंदर, है ना, और अंदर के बैक्टीरिया काम नहीं कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। और सॉइल सैलिनिटी मतलब खूब ज़्यादा जब सॉल्ट्स वगैरह आ जाएँ, इसी वाटर लॉगिंग से ही बेसिकली क्या होता है, जो सॉल्ट्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इरीगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू द वाटर लॉजिंग इन सॉइल, है ना। बिसाइड्स अफेक्टिंग द क्रॉप्स, वाटर लॉजिंग ड्रॉस सॉल्ट टू द सरफेस ऑफ द सॉइल, मतलब सॉल्ट को ऊपर ले आता है, सॉल्ट को ऊपर ले आएगा तो क्या होगा, सो बहुत ज़्यादा सॉल्टी पानी में रह पाते हैं क्या प्लांट्स, नहीं रह पाते हैं। द सॉल्ट इज देन डिस्पोज एज अ थिन क्रस्ट ऑन द लैंड सरफेस एंड स्टार्ट कलेक्टिंग एट द रूट ऑफ द प्लांट्स। तो रूट, जो प्लांट्स की रूट होती है उस पर जब सॉल्ट आ जाती है तो क्या होता है, ये लोग बाहर से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं और डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों को काटना डिफॉरेस्टेशन होता है, या पेड़ों को डिस्ट्रॉय करना, है ना। तो इसमें सबसे पहला आता है स्लैश एंड बर्न, जो मैंने पहले बात किया, इसको हम झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसको झूम कल्टीवेशन ही बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक पैच पे हम आग लगा देते हैं और उसको फिर जलने देते हैं, ताकि ऐसा माना जाता है कि उससे फर्टिलिटी बेसिकली रिस्टोर होती है। नेक्स्ट क्रॉप से पहले हम ये करते हैं। तो फार्मर्स इसमें ट्रीज़ को काट देते हैं और फिर क्या करते हैं, फॉरेस्ट को जला देते हैं, पूरे को जला देते हैं, ताकि वो मतलब वहाँ पे क्रॉप ग्रो कर सकें, है ना। एंड द लैंड इज़ देन यूज फॉर फार्मिंग और कैटल ग्रेजिंग, ठीक है। आफ्टर कल्टिवेशन द एरिया इज लेफ्ट फॉर सेवरल ईयर्स सो एज टू अलाउ फॉर रिकवरी एंड द फार्मर्स देन मूव ऑन टू द अदर एरियाज एंड रिपीट द प्रोसेस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि जो ये स्लैश एंड बर्न टेक्निक है वो गलत है। इसमें प्रॉब्लम हो क्या रहा है कि जो ये टाइम पीरियड होता है ना जिसमें आप एक लैंड को छोड़ते हो ताकि वो फर्टिलिटी रिकवर करे, ये बहुत कम हो गया। मतलब थोड़े महीने के लिए छोड़ेंगे और फिर चले आ जाएंगे, फिर उसके ऊपर क्रॉप उगा देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बेसिकली, है ना। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है कि भाई बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। आप पेड़ काट रहे हो, जला रहे हो, तो वहाँ पे जितनी बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा स्टोर करते हैं, तो वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो रहा है, राइट। और फिर अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन के थ्रू हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको दो मूवमेंट मालूम होगी, चिपको मूवमेंट, है ना। चिपको मूवमेंट क्या था, वो बेसिकली जो ट्री हैं उससे वो चिपक गई थी, ताकि वो मना कर रही थी कॉन्ट्रैक्टर्स को काटने के लिए, है ना। तो वो था चिपको मूवमेंट, फॉरेस्ट को बचाने के लिए। और फिर एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला कंसेप्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं, ताकि वो फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सके और वहाँ की वाइल्ड लाइफ को
सस्टेनेबल टाइप से सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वहाँ के जो फॉरेस्ट है उसका सस्टेनेबल यूज़ हो, उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट करते हैं. ठीक है, चलो. So guys, this is the end of the course. First of all, I want to congratulate each one of you for completing the course. It's been a long journey and you have been with us. So give yourself a big thumbs up and a big smile on your face. That is what you should be doing right now. And guys, if you got any value out of this course, would you mind doing few things for me? Would you like, share, subscribe to our channel and recommend the channel to your friends? And also review us. You can review us by dropping a comment in the section down below, or you can send your reviews at thequeries@thelaymanway.com, where you can also tell us what are your doubts and what you need help with, because reviews help us to provide even more better quality education to our students. And believe me, there are so many people, so many poor kids who want these free courses, who want this free education, and we are trying to create a big impact on them, and we want you to be the part of that journey, so that we both can excel together towards providing this impact. So we'll see you in the next lecture. We will be coming up with the next lecture soon and next course soon. Until then, stay tuned to our channel and study hard and keep working hard, keep hustling hard, and we'll meet together in the next lecture. Thank you so much. Bye bye, take care.